कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और पुराने जापानी घर से होती है, जिसके चारों तरफ साफ पानी और हरियाली है। घर के अंदर हमारा हीरो बचपन में अपने दादाजी के पीछे पीछे जा रहा होता है और उसके हाथों में एक बर्तन है। एक कमरे में जाने के बाद दादाजी उस बर्तन को एक ऊंचे शेल्फ पर रखने में हीरो की मदद करते हैं। फिर दादाजी उसे कुछ स्नैक्स देते हैं ताकि वो उन्हें भी शेल्फ पर रख सके। जैसे ही हमारा छोटा हीरो पैकेट्स को वहां रखता है, पास के कमरे में एक छोटी बच्ची मुड़कर देखती है, जैसे उसे स्नैक्स की खुशबू आ गई हो। जल्द ही वो बच्ची कमरे में भागती हुई आती है, जिस पर हीरो का ध्यान जाता है। जब हीरो का ध्यान भटकता है तो वो बच्ची चुपके से शेल्फ से स्नैक्स चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। हीरो तुरंत मुड़ता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है और हवा में गायब हो जाती है। हीरो को लगता है कि वो कोई भूत थी और वो डर जाता है, लेकिन उसके दादाजी उसे बताते हैं कि जो बच्ची उसने देखी वो बिल्कुल असली थी। दादाजी समझाते हैं कि वो उन चीजों को देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते, इसलिए वो उस बच्ची को देख पाया जो असल में एक शांत आत्मा है और काफी लंबे समय से उनके घर में रह रही है। कई सालों बाद जब हमारा हीरो बड़ा हो जाता है तो वो दादाजी का घर छोड़कर अपने एक दूर के रिश्तेदार के खाली पड़े घर में शिफ्ट हो जाता है। जब हीरो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो हरामा नाम का एक लड़का यह देखकर हैरान होता है कि उनके पड़ोस में कोई नया रहने आया है। इसी बीच हीरो अपने नए घर पहुंच जाता है। वो घर के इतने बड़े साइज को देखकर हैरान रह जाता है। घर के अंदर से एक डार्क एहसास बाहर आ रहा होता है, जिससे उसे थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन हीरो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी चाबी से गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाबी ताले पर लगती है, एक रहस्यमयी ताकत वहां आती है और उस धुंध को दूर भगा देती है। हीरो हैरान होकर अपने हाथ में रखे नोट और चाबी को देखता है और पाता है कि उसने पेपर पर जो भी लिखा था वो गायब हो गया है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और वो नोट उसके हाथों से उड़ जाता है। हवा में उड़ते हुए वो नोट एक सुनसान जगह पर रखे मंदिर के ऊपर गिरता है और फिर उस पर लिखी बाकी चीजें भी पूरी तरह से मिट जाती हैं। मंदिर के बहुत अंदर दो डरावनी आंखें दुनिया को देखने के लिए खुलती हैं। घर वापस आकर हीरो अपना सारा सामान नीचे रखता है और सफाई के उन सभी कामों की लिस्ट बनाता है जो उसे करने हैं। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए वो सोचता है कि इतनी अच्छी जगह और इतने बड़े साइज के बावजूद किसी ने यह घर क्यों नहीं खरीदा। उसकी माँ बताती है कि कई खरीदार उस घर को देखने आए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो सब बिना कुछ बताए वहां से चले गए। हीरो हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन सफाई करते हुए इस अजीब बात को भूल जाता है। फिर वो बगीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे जमीन पर कुछ फूल पड़े हुए दिखते हैं। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि वो कोई फूल लाया था। तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा जीव उसे छुपकर देख रहा है। कुछ समय बाद माली वहां आता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पूरे बगीचे की सफाई कर देता है। फिर वो हीरो से बात करने लगता है कि नए पेड़ कहाँ लगाए जाएं। हीरो सोचता है कि उसे कुछ भी नया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो बस कुछ समय के लिए किसी और के घर में रह रहा है। माली भी इस बात से सहमत हो जाता है। अचानक माली के कंधे के पास एक डार्क साया जमा होने लगता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ही हीरो माली की तकलीफ देखता है, घर में अचानक एक हवा का झोंका आता है, जिससे उसका एक लिखा हुआ नोट उड़कर माली के कंधे पर जा लगता है। जैसे ही वो नोट माली को छूता है, उसका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। जब माली अचानक ठीक होने की खुशी मना रहा होता है, हीरो देखता है कि उसके नोट की लिखाई एक बार फिर से गायब हो गई है। फिर उसे पास ही जमीन पर कुछ जड़ी बूटियां पड़ी हुई दिखती हैं और वो सोचता है कि क्या माली इन्हें लेकर आया था। माली बताता है कि वो अपने साथ कोई एक्स्ट्रा पौधे नहीं लाया था, जिससे हीरो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन हीरो उठता है और बगीचे में ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब उसे दरवाजे के ठीक बाहर रसभरी का एक गुच्छा रखा हुआ मिलता है। इस बार वो एक अजीब जीव को वहां से जाते हुए देखता है, जिससे उसे दादाजी के घर वाली उस छोटी बच्ची की याद आ जाती है। हीरो को आखिरकार समझ आ जाता है कि कोई खास जीव उसे ठीक उसी बच्ची की तरह ये तोहफे लाकर दे रहा है। इसलिए वो कुछ चढ़ावा खरीदने के लिए बाजार जाने का फैसला करता है। वापस आने के बाद वो शुक्रिया कहने के लिए कुछ मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक बाहर निकालता है। हीरो के सारे तोहफे बाहर रखने के बाद एक रहस्यमयी लोमड़ी स्वादिष्ट खुशबू सूंघते हुए उसके बगीचे में आ जाती है। फिर वो लोमड़ी हीरो के सामने अपने असली रूप में आती है और उसकी जगह में बिना बुलाए आने के लिए माफी मांगती है। हीरो हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह सफेद कुत्ता उससे बात क्यों कर रहा है। वो लोमड़ी बताती है कि वो कुत्ता नहीं है, उसका नाम यामागामी है और वो पास के पहाड़ का गॉड है। यामागामी हैरान होता है कि हीरो उसे देखने के बाद भी इतना शांत कैसे है। हीरो बताता है कि उसे बस उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इतना अच्छा था कि उसके लिए इतने सारे तोहफे लाया। फिर वो यामागामी को मिठाइयां और ड्रिंक देता है, जिसे वो बिना किसी हिचकिचाहट के खाने लगता है। जब यामागामी मिठाइयों का मजा ले रहा होता है, हीरो उसे थोड़ी शराब भी ऑफर करता है, लेकिन यामागामी उससे सादा पानी मांगता है, क्योंकि उसकी ताकत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो शराब नहीं पी सकता। हीरो मान जाता है और उसे दुकान से खरीदा हुआ पानी देता है, जिसे पीकर यामागामी को उतना ही मजा आता है जितना प्राकृतिक झरने के पानी में आता। फिर यामागामी उसे बचाने के लिए हीरो का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसकी ताकत ने कुछ बुरी आत्माओं को खत्म कर दिया जो उसकी एनर्जी सोख रही थी। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे किसी भी आत्मा से लड़ना याद नहीं है, लेकिन यामागामी समझाता है कि उसके नोट्स की लिखाई में एक खास ताकत है जो बुरी आत्माओं को दूर भगा सकती है। आखिरकार हीरो को समझ आ जाता है कि उन सभी अजीब घटनाओं के बाद उसकी लिखाई हमेशा गायब क्यों हो जाती थी। अचानक माली बगीचे में भूले हुए अपने कुछ औजार लेने के लिए घर वापस आता है। हीरो को वहां बैठे इस अजीब यामागामी को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन यामागामी समझाता है कि आम लोग उसके जैसी आत्माओं को नहीं देख सकते। जैसा कि सोचा था, माली बिना कुछ अजीब देखे वहां से चला जाता है। इसलिए हीरो फिर से उस लोमड़ी के लिए पानी डालने लगता है। इस बार वो यामागामी को स्पार्कलिंग वाटर की एक बोतल देता है, जिससे वो एकदम हैरान रह जाता है। फिर भी यामागामी को अपने मुंह में उठते बुलबुलों में मजा आने लगता है।
पानी पीते हुए हीरो सोचता है कि उसकी बातों में बुरी आत्माओं को दूर भगाने की ताकत क्यों है। यामागामी को भी इसका सही कारण नहीं पता होता, इसलिए वो हीरो से पूछता है कि क्या लोग हमेशा उसकी अच्छी हैंडराइटिंग की तारीफ करते थे। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि उसका परिवार पहले एक सराय चलाता था। उस समय एक ग्राहक ने सराय के नेम प्लेट पर हीरो की लिखाई देखी और उसे कभी न हटाने को कहा। उसने तो यह भी सुझाव दिया कि वो अपने घर के लिए भी ऐसा ही एक बनाए। उसके बाद उस ग्राहक ने छोटे हीरो को सिर्फ उसके लिए ऐसा ही एक पीस बनाने के पैसे दिए। तब से हीरो ने शौक के तौर पर नेम प्लेट बनाना शुरू कर दिया। वो गर्व से अपने कुछ बनाए हुए नेम प्लेट्स यामागामी को दिखाता है। यामागामी उसे वो सारे नेम प्लेट्स घर के चारों तरफ टांगने को कहता है। जब हीरो हवेली के चारों तरफ सारे नेम प्लेट्स टांग देता है तो वो चमकने लगते हैं और उस जगह के चारों ओर एक रुकावट बना देते हैं। हीरो हैरान रह जाता है कि उसकी लिखाई में इतनी ताकत हो सकती है, लेकिन यामागामी उसे बताता है कि अगर वो ट्रेनिंग करे तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। कुछ दिनों बाद यामागामी और मिठाइयां खाने के लिए हीरो के घर वापस आता है। उन्हें खाने के बाद वो हीरो को अपनी वापस लौटी हुई ताकत दिखाता है। बदकिस्मती से यामागामी की चमक हीरो के लिए बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे कम कर देता है। इसी बीच एक सुनसान बिल्डिंग में दो बुरी आत्माएं हरामा की तरफ झपटती हैं, जो तेजी से कुछ अजीब शब्द बोलने लगता है। जैसे ही आत्माएं उस तक पहुंचने वाली होती हैं, हरामा अपना मंत्र पूरा कर लेता है, जिससे एक नीला घेरा बन जाता है जो उन्हें रोक देता है। फिर से अटैक करने के बजाय आत्माएं हरामा को छोड़ देती हैं और बिल्डिंग के बाहर भाग जाती हैं। ऐसी बुरी आत्माओं से लड़ने के खतरों के बावजूद हरामा बाहर भागता है, क्योंकि इस बात का डर था कि आत्माएं पास के बाजार में किसी मासूम इंसान पर अटैक कर सकती हैं। आत्माओं का पीछा करते हुए हरामा देखता है कि हीरो एक गली के कोने से मुड़ रहा है। हरामा के पास उसे चेतावनी देने का समय नहीं होता, इसलिए आत्मा सीधे हीरो से टकरा जाती है। लेकिन वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि आत्मा ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद एक गोला जमीन पर गिरता है। कोई भी उस गोले पर ध्यान नहीं देता और हीरो इस बात से परेशान होता है कि उसकी खरीदारी की लिस्ट एक बार फिर से गायब हो गई है। हीरो अपनी लिस्ट के बारे में हरामा से शिकायत करने लगता है, जो सोचता है कि क्या वो कचरे के बैग या ऐसा कुछ खरीदना चाहता था। शुक्र है कि हीरो सच में कचरे के बैग ही ढूंढ रहा था। इस तरह बाजार जाने का उसका काम बच जाता है। वो हरामा का शुक्रिया अदा करता है और कचरे के बैग खरीदने के लिए भाग जाता है, जबकि वो अजीब गोला चुपचाप सड़कों पर गायब हो जाता है। इसी बीच हीरो की हवेली पर वापस यामागामी सुनसान बगीचे को देखता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे वापस पहले जैसा कर देता है। इसके बाद हीरो बगीचे को देखने बाहर जाता है, जहां वो पाता है कि इसका पानी वापस आ गया है और हरियाली पूरी तरह से ताजी हो गई है। हीरो अपनी मदद के लिए यामागामी का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि बेचारी लोमड़ी इतनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने के बाद छोटी हो गई है। कुछ दिनों बाद हीरो इस उम्मीद में घर लौटता है कि यामागामी उसके बगीचे में होगा। हालांकि वो हैरान रह जाता है, क्योंकि यामागामी पहले से भी छोटे रूप में आता है और उसके साथ 3 और जानवर भी होते हैं। छोटा यामागामी बताता है कि ये 3 जानवर उसके साथी हैं, जिनका नाम सिरी, उत्सुगी और तोका है। हीरो उन जानवरों को कुछ मिठाइयां देता है, जो उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। हीरो उन छोटे जानवरों से कहता है कि वो जितना चाहें उतना खा सकते हैं। कुछ समय बाद वो मिठाइयां खाना खत्म करते हैं और पेट भर खाना खाने की वजह से यामागामी अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। फिर वो देखता है कि हरामा हवेली के बाहर खड़ा है, इसलिए वो हीरो से दरवाजा खोलने को कहता है। बाहर हरामा कांप रहा होता है, क्योंकि उसे हीरो के घर के अंदर एक बहुत ही भयानक ताकत का एहसास होता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो तुरंत हीरो से पूछता है कि क्या वो बात करने के लिए अंदर आ सकता है। अंदर आने के बाद हरामा बताता है कि वो एक सरकारी एजेंसी से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशनल ओझा है। फिर वो हीरो से पूछता है कि क्या उसने बाजार में उस बुरी आत्मा को खत्म करने के लिए अपनी किसी खास ताकत का इस्तेमाल किया था। हीरो को वो घटना याद आती है, इसलिए हरामा बताता है कि वो हाल ही में बहुत सी ऐसी चीजों का सामना कर रहा है। इसलिए हरामा बताता है कि वो आजकल पहले से कहीं ज्यादा बुरी आत्माओं का सामना कर रहा है। अपने काम के लिए वो हीरो से कहता है कि वो अपनी ताकत से उसके लिए एक ताबीज बना दे। हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यामागामी उसे कहता है कि वो बस उसके लिए एक और खरीदारी की लिस्ट लिख दे। हीरो हरामा से पूछता है कि क्या उसे सच में खरीदारी की लिस्ट चाहिए। यह सुनकर हरामा पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हरामा सोचता है कि क्या हीरो की खरीदारी की लिस्ट में कोई खतरनाक गैर कानूनी चीजें हैं। लेकिन जब हीरो चाय और टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की चीजें गिनाने लगता है तो हरामा गुस्से में अपनी चाय थूक देता है। जब हीरो लिस्ट लिखना खत्म करता है तो हरामा ध्यान देता है कि उसमें एक रहस्यमयी ताकत है। इसी बीच हीरो को किसी वजह से बहुत थकान महसूस होती है, तो यामागामी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अभी बहुत सारी ताकत इस्तेमाल की है। आखिरकार हरामा हीरो की उस कीमती खरीदारी की लिस्ट के लिए बहुत सारे पैसों की गड्डी निकाल कर देता है। शुरुआत में हीरो पैसे लेने से मना कर देता है और हरामा को याद दिलाता है कि उसने बस कुछ साधारण से शब्द लिखे हैं। हालांकि हरामा उसे उसकी मेहनत से कम पैसे देने से मना कर देता है, इसलिए हीरो न चाहते हुए भी उसके पैसे रख लेता है। फिर भी इतने सारे पैसे देने के लिए शुक्रिया कहने के तौर पर हीरो उसे एक आखिरी तोहफा देता है। हीरो हरामा के हाथ पर एक पेंटागन 5 कोणों वाला निशान बनाता है और बताता है कि यह एक ओझा के काम से जुड़ी हुई चीज है। तभी हरामा को एक केस सुलझाने के लिए एक जरूरी कॉल आता है, इसलिए वो जल्दी से घर के बाहर भागता है। जब वो बताई गई जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके साथियों को एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा ने घेर रखा है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हरामा सीधे उस आत्मा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन आत्मा मुड़ती है और वो हरामा को निगलने ही वाली होती है। लेकिन वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके हाथ पर बना वो पेंटागन निशान उस आत्मा को पूरी तरह से मिटा देता है, जो हीरो की असली ताकत की गहराई को दिखाता है। कुछ दिनों बाद जब यामागामी का आना जाना हीरो की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाता है, तो वो बेचारा उन सारे तोहफों पर होने वाले अपने खर्चे का हिसाब लगाता है। खर्चे का हिसाब लगाने के बाद हीरो को समझ आता है कि उसके जैसा एक बेरोजगार लड़का उन बाकी बेरोजगार और आलसी जीवों का खर्चा नहीं उठा सकता।
जो बेशर्मी से उसके बगीचे में दुनिया की सबसे महंगी और स्वादिष्ट चीजें खा रहे हैं। हालांकि हीरो ने उन्हें कुछ सस्ती चीजें खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन यामागामी के वो नखरे वाले छोटे साथी साफ तौर पर उदास हो जाते थे। इसलिए उसके पास उन्हें महंगी चीजें देने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी इसका मतलब यह था कि हीरो के पास जल्द ही अपने बिल चुकाने के लिए भी पैसे खत्म हो जाएंगे। जब हीरो अपने भविष्य को लेकर परेशान होता है तो यामागामी ध्यान देता है कि हीरो के बगीचे में चुपचाप एक छोटा सा पत्थर आ गया है। बाद में हीरो नौकरी की तलाश में सड़कों पर निकल पड़ता है। वो एक पार्ट टाइम नौकरी के लिए अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन साथियों का कभी न भरने वाला पेट पालने के लिए यह काफी नहीं होगा। फिर उसकी नजर पास ही हो रहे एक लकी ड्रॉ पर पड़ती है, इसलिए वो अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। किसी तरह हीरो 1,00,000 येन का सबसे बड़ा इनाम जीत जाता है, जिससे उसे कम से कम 3 दिन के खर्चे लायक पैसे मिल जाते हैं। नौकरी ढूंढने का काम टल जाने से खुश होकर वो यामागामी के साथ जश्न मनाने के लिए कुछ ड्रिंक्स खरीदने का फैसला करता है। लेकिन जब हीरो दुकान में घुसता है तो वो अचानक से उनका 333वां ग्राहक बन जाता है। किसी वजह से दुकान के मालिक इस अजीब नंबर का जश्न मनाते हैं, इसलिए इनाम के तौर पर वो हीरो को अपनी सबसे अच्छी ड्रिंक्स का एक सेट गिफ्ट में देते हैं। हीरो सोचता है कि क्या उसकी लगातार लगने वाली यह किस्मत सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब वो उसके बाद दुनिया का हर एक जैकपॉट जीतने लगता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसकी किस्मत के साथ कुछ अजीब तो हुआ है। इसके बाद वो एक करोड़पति बनकर घर लौटता है और यामागामी से पूछता है कि क्या उसने लॉटरी जिताने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। यामागामी ना में सिर हिलाता है और हीरो के तालाब में मौजूद एक अजीब से कछुए की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि इस पत्थर जैसे कछुए का नाम रेकी है और यह उन 4 पवित्र जानवरों में से एक है जो अच्छी किस्मत देते हैं। ऐसा लगता है कि हीरो ने कभी रेकी की मदद की थी, इसलिए उस छोटे कछुए ने उसका एहसान चुकाने का फैसला किया। हालांकि हीरो को याद नहीं कि उसने कभी किसी कछुए को बचाया हो। यामागामी बताता है कि उसने बाजार के पास उस बुरी आत्मा को खत्म करके अनजाने में रेकी को उस आत्मा से बचने में मदद की थी। इस बात के बावजूद हीरो को उस कछुए की ताकतों पर शक होता है। अचानक उसे अपनी मां का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वो 10 लाख येन की एक लॉटरी जीत गया है, जिसमें उसने पहले कभी हिस्सा लिया था। आखिरकार हीरो मान लेता है कि रेकी सच में किस्मत चमकाने वाला कछुआ है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। यामागामी बताता है कि रेकी उस तालाब में रहना चाहता है, तो हीरो सोचता है कि उसे वहां रहने की इजाजत दी जाए या नहीं। यामागामी फिर उसे याद दिलाता है कि वो ही इस घर का असली मालिक है, इसलिए फैसला उसे ही करना है, क्योंकि यह छोटा कछुआ बिना कोई काम किए उसे जिंदगी भर ऐश करने में मदद कर सकता है। हीरो आसानी से उसे अपने बगीचे में रहने की इजाजत दे देता है। फिर वो रेकी को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहने के तौर पर कुछ ड्रिंक्स ऑफर करता है। फ्री की ड्रिंक के बारे में सुनकर वो धीमा कछुआ अपना इनाम पाने के लिए तुरंत एक कटोरी के सामने टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। हीरो मुस्कुराता है और रेकी से कहता है कि वो जितना चाहे उतना पी सकता है, लेकिन तभी उसके सामने एक चमकता हुआ गोला आता है। जब वो गोला जमीन पर गिरता है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है और उसके अंदर बीजों का एक गुच्छा दिखाई देता है। हीरो सोचता है कि ये बीज कहां से आए, तो यामागामी बताता है कि ये रेकी की तरफ से एक तोहफा है। फिर जैसे ही हीरो उन बीजों को बोने के लिए तैयार होता है, यामागामी उसे चेतावनी देता है कि वे एक बहुत बड़े पौधे में बदल जाएंगे। अपने बगीचे को बर्बाद होने से बचाने के लिए हीरो बीजों को बोने से पहले यामागामी से किसी सही जगह के बारे में पूछता है। बीजों को बोते समय हीरो सोचता है कि वे असल में कौन सा पौधा बनेंगे, लेकिन यामागामी इसे एक सरप्राइज ही रहने देता है। कुछ दिनों बाद हीरो यामागामी और उसके साथियों के लिए कुछ कुकीज लेकर बगीचे में जाता है। अचानक छत से 2 छोटी आत्माएं झांकती हैं, जिससे बेचारा हीरो बुरी तरह डर जाता है। फिर यामागामी उन्हें फुजिन और रेन के नाम से बुलाता है, इसलिए हीरो समझ जाता है कि वे जापानी कहानियों की हवा और बिजली की मशहूर आत्माएं हैं। हालांकि कहानियों में उन दोनों आत्माओं को काफी डरावना बताया गया था, लेकिन असल जिंदगी में वे काफी क्यूट लग रही थीं। उनकी असली पहचान जानने के बाद हीरो उन्हें कुछ कुकीज देता है, जिसे वे खुशी खुशी ले लेते हैं। फिर वे दोनों यामागामी के लगभग मरने की हालत में पहुंचने का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ी लोमड़ी गर्व से उन्हें बताती है कि वो इतनी आसानी से कभी नहीं मरेगा। इसी बीच यामागामी के साथी इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि उन आत्माओं ने उनकी कुकीज चुरा ली। उनके वहां आने के बारे में पूछने से पहले ही वो दोनों जुड़वा गॉड्स बताते हैं कि वे बस हीरो के मशहूर बगीचे को देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे उसे देखने के लिए चले आए। फिर वे रेकी को उसकी कटोरी से पीते हुए देखते हैं, इसलिए हीरो उन्हें भी ड्रिंक ऑफर करता है। जब वे दोनों ड्रिंक पी लेते हैं तो फूजिन हीरो को तोहफे के तौर पर हवा की अपनी ताकत देता है। हैरान होकर हीरो सोचता है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए यामागामी उससे कहता है कि वो खुद को हवा का इस्तेमाल करते हुए महसूस करे। यह सुनकर हीरो अपने हाथ बाहर निकालता है और पूरा ध्यान लगाता है। जल्द ही उसी दिशा में एक हल्की हवा बहने लगती है। हालांकि हीरो अपनी इस नई वैक्यूम क्लीनर जैसी ताकत का इस्तेमाल करके खुश होता है। यामागामी बताता है कि वो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग कर सकता है। कहीं और एक अंधेरी बिल्डिंग में हरामा और भी कई बुरी आत्माओं से लड़ रहा होता है। जैसे ही वो एक और आत्मा को खत्म करता है, वो देखता है कि हीरो का बनाया हुआ पेंटागन धीरे धीरे फीका पड़ गया है। हरामा को थोड़ा बुरा लगता है कि उसका वो ताकतवर पेंटागन अब गायब होने वाला है। तभी पास में उसके 2 साथी घबराहट में चिल्लाते हैं। वो मुड़कर देखता है कि आकिजू नाम के एक आदमी को एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा ने घेर रखा है। हालांकि आकिजू की पार्टनर होरावा पास ही खड़ी होती है, लेकिन वो उस खतरनाक आत्मा के खिलाफ कुछ भी करने में खुद को कमजोर महसूस करती है। आकिजू उसे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आत्मा अटैक करने के लिए झपट पड़ती है। अचानक हरामा बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचता है और एक खरीदारी की लिस्ट से उस आत्मा को खत्म कर देता है। जब हरामा होरावा को चेक करता है तो आकिजू हरामा के हाथों में उस खरीदारी की लिस्ट को देखकर चिढ़ जाता है। इसके बाद वो होरावा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे हरामा की उन ताकतवर खरीदारी की लिस्ट के बारे में कुछ पता है। होरावा मानती है कि उसे कुछ नहीं पता, इसलिए आकिजू उस पर गुस्सा हो जाता है
वो कंफ्यूज होकर सोचती है कि वो इतना परेशान क्यों है। फिर वो पूछती है कि वो हरामा से इतनी नफरत क्यों करता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर भी हुरावा खुद को छुड़ाती है और वहां से चली जाती है, जिससे अकीजू अपने टूटे हुए घमंड के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिनों बाद हीरो अपने बगीचे में बाहर आता है और देखता है कि बाहर बारिश रुक गई है। यमागामी बताता है कि बगीचे पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर रहने वाले सभी जादुई जीवों की एनर्जी ने इसके चारों ओर एक घेरा बना दिया है। फिर हीरो देखता है कि जो बीज उसने बोए थे वे अब एक छोटे पौधे में बदल गए हैं। यामागामी हीरो को बताता है कि इस पौधे को घर का पवित्र पेड़ माना जाएगा और इसका नाम उसके खुद के नाम पर कुसेनिनोई रखा जाएगा। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और यामागामी के लिए कुछ और खाने की चीजें निकालने से पहले उस पौधे को पानी देता है। जब वो सफेद लोमड़ी खाना खा रही होती है, हीरो अपने सामान में से पहाड़ पर चढ़ने का कुछ गियर निकालता है। यामागामी सोचता है कि वो कहां जा रहा है, इसलिए हीरो बताता है कि वो उसके पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जाना चाहता है। हैरान होकर यामागामी उसे चेतावनी देता है कि उसका पहाड़ ट्रैकिंग के लिए कोई आसान जगह नहीं है, लेकिन हीरो को अपने गियर पर पूरा भरोसा होता है। आखिरकार यामागामी उसे अपने पहाड़ पर ट्रैकिंग करने की इजाजत दे देता है, बशर्ते वो उसके मंदिर से ऊपर न जाए। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद हीरो यामागामी के 3 साथियों के साथ होजो पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जाता है। रास्ते में हीरो को उस मुश्किल रास्ते पर चलने में परेशानी होने लगती है, लेकिन वे तीनों आत्माएं उसका हौसला बढ़ाती हैं। एक लंबी और मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हीरो आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंचता है, जहां उसे यामागामी का टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई देता है। तीनों साथी हीरो को समझाते हैं कि उसे कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हीरो फिर भी अपने दोस्त को सम्मान देने के लिए उसे ठीक करना चाहता है। उसकी इस लगन को देखकर आत्माएं सामान ले जाने और टूटे हुए मंदिर को ठीक करने में उसकी मदद करती हैं। कुछ समय बाद वे मंदिर की सफाई पूरी करते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक सबको पास के जंगल से कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बिना कुछ बताए आत्माएं यह पता लगाने के लिए उठ खड़ी होती हैं, इसलिए हीरो भी उनके पीछे भागता है। जब वो उन तक पहुंचता है तो देखता है कि पास के एक झरने के चारों ओर एक बड़ी सी काली धुंध जमा हो गई है। उस काली धुंध से एक बुरी आत्मा बाहर आती है और एक साथी पर अटैक करती है, जो हीरो की बाहों में छुप जाता है। फिर उनमें से एक देखता है कि उस बुरी आत्मा ने किसी दूसरे जीव को अपने अंदर समा लिया है, और फिर वो हीरो से पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है। हीरो बताता है कि वो सिर्फ अच्छी आत्माओं को ही देख सकता है, लेकिन यह बुरी आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो भी इसे धुंधला सा देख पा रहा है। चूंकि वे छोटे जानवर उस बुरी आत्मा के पास जाने से बहुत डर रहे होते हैं, हीरो अपने एक नोट के साथ उसका सामना करने का फैसला करता है। जब वो उस नोट से आत्मा को खत्म करने की कोशिश करता है तो आत्मा उसके अटैक से बच निकलती है और पलटवार करती है। हीरो समझ जाता है कि वो अपनी जान खतरे में डाले बिना उस आत्मा को नहीं हरा सकता, लेकिन तभी उसे एक और आइडिया आता है। वो अपने बैग से बहुत सारे नोट्स निकालता है और उन्हें हवा में उछाल देता है और अपनी हवा वाली मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें एक मशीन गन की तरह उस आत्मा की तरफ उड़ा देता है। इस बार एक नोट बुरी आत्मा को जा लगता है, जो तुरंत ही उसका नामो निशान मिटा देता है। बुरी आत्मा के गायब होने के बाद उसके शरीर से एक अजीब सा गोला बाहर गिरता है और उसके अंदर एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। जब हीरो यह चेक करने की कोशिश करता है कि वो जीव ठीक है या नहीं, तो वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और वहां से भाग जाता है। हालांकि हीरो को थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वो यह देखकर खुश होता है कि वो जीव बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद वो घर लौटता है और यामागामी उसका मंदिर साफ करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर हीरो उससे उस जीव के बारे में पूछता है जिसे उसने देखा था, लेकिन यामागामी एक बार फिर उसे यह राज नहीं बताता। हीरो उसे यह राज रखने देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि कुसेनिनोई पेड़ ने बढ़ना बंद कर दिया है। वे साथी समझाते हैं कि चूंकि यह पेड़ एक पवित्र पौधा है, इसलिए इसके बढ़ने का तरीका आम पेड़ों से बिल्कुल अलग है। जब वे पेड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, रेकी हीरो को दरवाजे की तरफ इशारा करता है, तो वो बाहर जाकर चेक करता है। बाहर उसे हवा में तैरता हुआ एक छोटा सा नीला ड्रैगन दिखाई देता है। वो ड्रैगन हीरो को झुककर नमस्ते करता है, इसलिए वो भी सम्मान में सिर झुकाता है। हीरो फिर ड्रैगन को अंदर बुलाता है और यामागामी से उसके बारे में पूछता है। यामागामी बताता है कि इस ड्रैगन का नाम ओरियू है और यह किस्मत चमकाने वाले उन 4 जानवरों में से एक और जानवर है। ओरियू की नजर कुसेनिनोई पेड़ पर पड़ती है और वो बाहर जाकर एक अजीब सी ताकत को समन करता है। जल्द ही बगीचे के चारों ओर जादुई घेरा होने के बावजूद काले बादल घिरने लगते हैं। हालांकि जब बादलों से बारिश होने लगती है तो वे कुछ ही सेकंड में उस कुसेनिनोई पेड़ को एक विशाल आकार में बड़ा कर देते हैं। एक बार जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो ओरियो बारिश रोक देता है और हीरो से उसके तालाब में रहने की इजाजत मांगता है। हीरो उसे वहां रहने देने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ तभी जब रेकी को इससे कोई ऐतराज न हो। क्योंकि रेकी को कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए ओरियो उनके साथ रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओरियो हीरो को बहुत पसंद करता है, क्योंकि हरामा ने अपने पेंटागन का इस्तेमाल करके उसे एक बुरी आत्मा से आजाद कराया था। हालांकि यह असल में हरामा का काम था, लेकिन ओरियो को उसकी जादुई ताकत के असली सोर्स का पता चल गया और वो हीरो के घर उसका शुक्रिया अदा करने आ गया। अचानक हरामा खुद दरवाजे पर आ जाता है, इस उम्मीद में कि उसे भूतों को दूर भगाने वाली लिखाई का एक और बंडल मिल जाएगा। हीरो उसके लिए नए नोट्स का एक बंडल निकालता है और बदले में हरामा उसे शुक्रिया कहने के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई देता है। उस टेस्टी खाने को देखकर यामागामी के मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन हीरो का ध्यान हरामा पर ही रहता है। वो उस ऊंजा से पूछता है कि क्या वो पेंटागन किसी काम का था, और हरामा उसकी लाजवाब ताकत के लिए उसकी तारीफ करता है। फिर वो उससे अपने हाथ पर एक और निशान बनाने को कहता है, लेकिन इस बार वो चाहता है कि उसका आकार थोड़ा अलग हो। हीरो सोचता है कि क्या हरामा को बस पेंटागन पसंद नहीं है, लेकिन वो बताता है कि पेंटागन असल में एक दूसरे परिवार का खानदानी निशान है। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और हरामा के हाथ पर एक नया निशान बनाता है, जिसे वो काम करते हुए ध्यान से देखता है।
हरामा का एक भरोसेमंद साथी इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि हीरो के नोट्स ज्यादा काम के नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फेंकना बहुत मुश्किल है। हरामा बताता है कि उसने हीरो से अपने लिए कड़क बिजनेस कार्ड्स लिखवाकर यह परेशानी पहले ही सुलझा ली है। यह सुनकर उसका साथी मजाक करता है कि हरामा अपने उड़ने वाले कार्ड्स के साथ एक सुपर हीरो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर वो सीरियस हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वो हीरो की पहचान को एक राज ही रखे, क्योंकि कोई भी बुरा इंसान आत्माओं को दूर भगाने वाली उसकी ताकतों का गलत फायदा उठा सकता है। वो बताता है कि अकीजू को पहले ही हीरो के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बीच बाजार में हीरो की टक्कर अकीजू से हो जाती है, जो उसे घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। कंफ्यूज होकर हीरो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वो उस छोटे से ताबीज को नहीं देख पाता जो अकीजू ने चुपके से उसकी पीठ पर चिपका दिया था। कुछ दिन बाद जब हीरो एक और वर्ल्ड एंडिंग शॉपिंग लिस्ट लिख रहा होता है, यामागामी इकिजो का इविल टैलिस्मैन फ्लोटिंग देख लेता है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं, क्योंकि उसे हरामा की वार्निंग याद आ जाती है कि एक कलीग हीरो की मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा था। यामागामी गुस्सा हो जाता है कि इतना रैंडम स्मॉल फ्राई उसके फ्रेंड को हर्ट करना चाहता है, तो वह टेलिस्मैन इरेज कर देता है ताकि हीरो सुरक्षित रहे। कुछ समय बाद इकिजो खुद हीरो के घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसके कर्सिंग टैलिस्मैन्स सब फेल हो गए थे। जब वह होरावा के साथ घर पहुंचता है, वह उससे पूछती है कि मनाटो को देखकर अब क्या प्लान है। इकिजो उसे बताता है कि वह या तो उसके टैलिस्मैन्स खरीद लेगा बल्क में, या फिर उसे खुद के लिए कस्टम मेड आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए मजबूर न कर सके। फिर होरावा मिनाटो के घर के आसपास की सारी मैजिकल एनर्जी से एक अजीब सा रिंगिंग साउंड महसूस करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या है। इकिजो आगे बढ़कर डोरबेल बजाता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो गुस्से में उसे लात मार देता है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी पावर दौड़ जाती है और वह फिसलकर गिर जाता है। इकिजो उठकर देखता है तो खुद को एक नाइटमेयर जैसे लैंडस्केप में पाता है, जो एक डरावने श्राइन के इर्द गिर्द केंद्रित है। कंफ्यूज्ड होकर वह अपनी होरावा को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डरा हुआ आदमी चारों तरफ देखता है और ठंडी सिहरन महसूस करके हेलस्केप से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ अपनी जड़ें उसके रास्ते में उगा देता है, जिससे वह ठोकर खाकर चेहरे के बल सख्त चट्टान पर गिर जाता है। मौत के दर्द को महसूस करने के बाद इकिजो चमत्कारिक रूप से श्राइन पर वापस जाग उठता है। वह अपनी घड़ी चेक करता है और देखता है कि समय 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा है, जो उसे और भी ज्यादा टेरिफाइड कर देता है। फिर इकिजो एक बड़ी लाइन ऑफ टैलिस्मैन्स को नोटिस करता है, जो एनर्जी से ह्यूमिंग कर रहे हैं। उनकी पावर कुछ भी लेकिन फ्रेंडली नहीं लग रही। इधर मिनाटो घर पर शांति से अपनी शॉपिंग लिस्ट पूरी कर लेता है। पास में यामागामी एक लोकल मैगजीन पलट रहा है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी फेवरेट बीन बन मेकर ने अब चंकी बीन पेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, स्मूथ की बजाय। यह टेक्सचर चेंज यामागामी के लिए बहुत आउटरीजियस है, और मिनाटो नोटिस करता है कि वह कितना गुस्सा है। वह समझ जाता है कि बीन मेकर का नाम इचिको है, जो बेकर है जिसके पास वह रेगुलरली जाता है। यामागामी के गुस्से को शांत करने के लिए मिनाटो फैसला करता है कि इचिको के पास जाकर उसे और स्मूथ बन बनाने के लिए मनाएगा। रास्ते में यामागामी मिनाटो के साथ ट्रिप पर शामिल हो जाता है, तो मिनाटो को चिंता होती है कि आसपास के लोग नोटिस कर लेंगे। यामागामी उसे रियश्योर करता है कि ज्यादातर लोग उसे देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आसपास के लोग उसकी प्लीजेंट स्मेल और प्रेजेंस नोटिस कर लेते हैं। यामागामी के बन लेने से पहले वे पेट शॉप में कुछ सामान के लिए जाते हैं। यामागामी अपने लिए एक अच्छा डॉग बोल चुनता है, लेकिन मिनाटो को लगता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को स्ट्रे पपी की तरह फीड करना सही नहीं। इसके बजाय वह यामागामी के लिए ज्यादा सूटेबल वेसल खरीद लेता है। सॉफ्ट स्लीपिंग कुशन चुनने से पहले यामागामी कहता है कि उसे कोई बेडिंग नहीं चाहिए, लेकिन जब वह असल में कुशन की सॉफ्टनेस फील करता है तो तुरंत उसे पसंद आ जाता है। मिनाटो नोटिस करता है कि डॉग कुशन उसके लिए छोटा है, तो वह लार्जर वाले का कस्टम ऑर्डर कर देता है। इसके बाद दोनों इचिको की शॉप पर जाते हैं। इचिको मिनाटो को पड़ोसी के रूप में पहचानता है और पूछता है कि क्या वह यामागामी के माउंटेन पर गया है। मिनाटो हाँ में सिर हिलाता है, तो इचिको सीक्रेटली पूछता है कि क्या वह माउंटेन के होली डॉग से मिला है। मिनाटो के पीछे ऑफेंडेड यामागामी इशारा करता है कि वह वुल्फ है। मिनाटो लाइन से बचने का मौका लेते हुए इचिको से कहता है कि वह हाल ही में कोई मैजिक डॉग से नहीं मिला। वह बेकर से पूछता है कि वह क्या कह रहा है, तो इचिको एक्सप्लेन करता है कि वह माउंटेन के होली डॉग से मिल चुका है। बचपन में वह खेलते हुए विशाल माउंटेन में खो गया था। युवा इचिको रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वह एक अजीब श्राइन पर पहुंच गया। अचानक एक अजीब डॉग उसके सामने आ गया और उसे डराकर भगा दिया। जहां भी छोटा लड़का भागता, वह डॉग कहीं से भी पॉपअप होकर उसे दूसरी दिशा में डरा देता। केवल तब जब इचिको खुद को माउंटेन के बेस पर पाता है, तो उसे समझ आता है कि डॉग ने उसे रास्ता दिखाकर वापस भेज दिया था। प्रेजेंट में आयो सोचता है कि उसने एक गाइडिंग डेमन डॉग देखा था, जो यामागामी को और भी गुस्सा दिलाता है। फिर भी बेकर एक्सप्लेन करता है कि तब से वह यामागामी का रिस्पेक्ट करता आया है और उसे होली डॉग कहकर तारीफ करता है। मिनाटो स्टोरी से सरप्राइज्ड होता है और एक्ट करता है जैसे वह खुद भी उस डॉग से मिलना चाहता हो। इसके बाद वह यामागामी के साथ स्टोर से निकल जाता है और सोचता है कि आयो कैसे फुल हेल्थ पर वापस आ गया।
यामागामी एक्सप्लेन करता है कि हालांकि वह किसी की मौत को डिले नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपनी एनर्जी से उनकी हेल्थ मेंटेन करने में मदद कर सकता है। चूंकि इचिगो उसके फेवरेट बन बनाता है, इसलिए उसे जरूरत है कि बूढ़ा आदमी बिजनेस में जितना हो सके उतना लंबा टिका रहे। दोनों उन्हें देखते हैं। इचिगो का पोता घर लौट आता है। दोनों एक परफेक्ट फैमिली जैसे लग रहे हैं। इसके बाद मिनाटो घर लौटता है और गार्डन सीलिंग पर विंड चाइम बांध देता है। फिर वह बांध लेने चला जाता है, जबकि यामागामी अनरिलक्टेंटली न्यू चंकी बन ट्राई करता है। खाने से पहले यामागामी याद करता है कि उनके घर के बाहर एक अनप्लीजेंट विजिटर था। इकिजो ने वही नाइटमेयर हेल्सकेप बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद सोचा कि क्या वह हमेशा के लिए ट्रैप हो गया है। आखिरकार अंतहीन टेरर ने उसे ओवरवेल्म कर दिया और आदमी ने हुएवर इस रियल्म को कंट्रोल कर रहा था उसे माफ करने की भीख मांगी, क्योंकि उसने उन्हें गुस्सा दिलाया था। उसकी माफी के साथ यामागामी ने आखिरकार उसे नाइटमेयर से रिलीज कर दिया और इकिजो रियल वर्ल्ड में होश में वापस आ गया। जब वह जागा तो उसने होरावा से पूछा कि वह कितनी देर से उसका इंतजार कर रही थी। होरावा कंफ्यूज्ड लगी, क्योंकि उसे इकिजो के ट्रैप होने के दौरान कोई टाइम पास नहीं हुआ महसूस हुआ। इस बात को सुनकर इकिजो मिनाटो के घर से टेरिफाइड हो जाता है और डरे हुए बच्चे की तरह भाग जाता है। पीछे छूट गई कंफ्यूज्ड होरावा सोचती है कि क्या घर की बेल का इको के टेरर से कोई लेना देना है। इधर यामागामी चंकी बन का पीसफुली एंजॉय करता रहता है। जल्द ही मिनाटो बात से बाहर आता है और पूछता है कि क्या कोई विजिटर्स आए थे। यामागामी कहता है नहीं, तो मिनाटो टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्या उसे न्यू बन पसंद आए। पहले की शिकायतों के बावजूद यामागामी ने उन्हें टेस्ट करने के बाद असल में न्यू बन पसंद कर लिया। मिनाटो को खुशी होती है कि इचिको की बेकरी का ट्रिप वेस्ट नहीं गया और वह रिलैक्स करने बैठ जाता है। यामागामी नोटिस करता है कि इस बार उसने काफी लॉन्ग बाथ लिया, हालांकि वह आमतौर पर क्विक शॉवर्स लेता है। मिनाटो एक्सप्लेन करता है कि वह घर पर हॉट स्प्रिंग में रिलैक्सिंग बाथ्स लेने का आदी है, तो वह एक बार फिर उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता था। यह सुनकर यामागामी थॉटफुल हो जाता है और एक्शन लेने का फैसला करता है। अगले दिन जब मिनाटो गार्डन में बाहर निकलता है तो उसे बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। सरप्राइज्ड होकर वह देखता है कि यामागामी ने उसके लिए गार्डन में फुल हॉट स्प्रिंग बाथ बना दिया है ताकि वह एंजॉय कर सके। मिनाटो ग्रेटफुली उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और बाथ में रिलैक्स करने के लिए एंटर कर जाता है। फिर वह नोटिस करता है कि टर्टल और ड्रैगन प्रेजेंट नहीं है। यामागामी एक्सप्लेन करता है कि दोनों छोटे बीस्ट्स गार्डन के पॉन्ड के बॉटम पर रेस्ट कर रहे होंगे। उसने भी रिवील किया कि उसने कल रात उनकी हेल्प से हॉट स्प्रिंग बनाया था। मिनाटो सिर हिलाता है और दोनों को थैंक करने का मेंटल नोट बना लेता है। कुछ देर बाद वह हॉट बाथ से बाहर निकलकर कोल्ड फ्लोर पर रिलैक्स करता है। जबकि मिनाटो आउट ऑफ कमीशन है, यामागामी पीसफुली एक डॉग बोलफुल ऑफ टी एंजॉय करता है। फिर उसके एक फैमिलियर अचानक सबको अलर्ट करता है कि उनके पास न्यू विजिटर है। फिर ओरू मिनाटो के पास आता है और एक्सप्लेन करता है कि विजिटर कोई ऐसा है जिसे वह और रेकी जानते हैं। मिनाटो बाहर स्टेप करने के बाद दरवाजे पर कुछ नहीं पाता। फिर वह नोटिस करता है कि घास के नीचे से एक शाय क्रिएचर झांक रहा है। एक बार क्रिएचर पकड़े जाने पर वह शाइनेस से वापस छिप जाता है। एक फेरेट एक्सप्लेन करता है कि वह घर में एंटर करने की परमिशन मांग रहा है, तो मिनाटो इसे अंदर आने देता है। उनके न्यू फ्रेंड के अंदर आने के बाद वह खुद को किरिन इंट्रोड्यूस करता है। फिर नर्वसली ट्रेम्बल करते हुए कुछ शब्द बुदबुदाता है। मिनाटो सोचता है कि वह क्या कह रहा है, तो एक फेरेट उसके लिए ट्रांसलेटर बन जाता है। वह एक्सप्लेन करता है कि किरिन उसे एविल स्पिरिट से बचाने के लिए बेहद ग्रेटफुल है। मिनाटो को अपने एक्शंस का ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन किरिन अचानक बोल्ड हो जाता है और थैंकिंग शुरू कर देता है, इंग्लिश डिक्शनरी से ज्यादा शब्दों के साथ। 1 घंटे की यैपिंग के बाद किरिन थैंक्स के तौर पर मिनाटो को हाफ द वर्ल्ड का किंग बनाने की ऑफर देता है। ऑफ कोर्स मिनाटो इतनी पावर नहीं चाहता, तो किरिन सोचता है कि एक ह्यूमन इसका ऑफर कैसे रजिस्ट कर सकता है। किरिन के मन में ह्यूमंस ग्रीडी क्रिएचर्स हैं जो दूसरी नेशंस पर इन्वेड करते हैं सिर्फ उनके रिसोर्सेस लूटने के लिए, तो उसे लगता है कि मिनाटो उस गिफ्ट को पसंद करेगा। जबकि मिनाटो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, फूजियन और रॉन किरिन को बताते हैं कि उसके दिल में ऐसी कोई ग्रीड नहीं है। इसके बाद किरिन आखिरकार चला जाता है। मिनाटो अकेला रह जाता है, जो दोनों स्पिरिट्स को हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। मिनाटो फिर नोटिस करता है कि वे पहले से बड़े लग रहे हैं। वे एक्सप्लेन करते हैं कि वे बस अपनी ओरिजिनल साइज पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि मिनाटो का गार्डन उनके लिए बेनिफिशियल एनवायरनमेंट है। उसकी हेल्प के थैंक्स में वे एक जायंट रेयर फिश निकालते हैं और उसे स्लाइस करके फीस्ट के लिए तैयार कर देते हैं। फेरेट्स सोचते हैं कि क्या मिनाटो भी ऐसा अमेजिंग कुछ कर सकता है, लेकिन वह अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। रेन फिर उसे यामागामी पर अपना विंड पावर ट्राई करने को कहता है, ताकि देखा जा सके कि वह स्ट्रॉन्गर हो गया है या नहीं। मिनाटो यामागामी के सॉफ्ट फर पर जेंटल ब्रीज ब्लो करने के बाद बेचारा वुल्फ अपनी नींद से स्नीज के साथ जाग जाता है। थैंकफुली यामागामी उसके एक्सपेरिमेंट्स को माइंड नहीं करता। राजन नोटिस करता है कि मिनाटो उतना हार्ड नहीं गया जितना वह कर सकता था,
और रियलाइज करता है कि वह यामागामी को हर्ट करने से डर रहा था। विंड स्पिरिट एक्सप्लेन करता है कि अगर मिनाटो पहले सेफ टारगेट पर अपने पावर्स के फुल लिमिट्स ट्राई कर ले तो वह दूसरों के आसपास उन्हें बेहतर कंट्रोल करना सीख सकता है। जैसे ही मिनाटो उसके शब्दों के बारे में सोचता है, उसे अपनी मॉम से मैसेज मिलता है कि उनके घर का नेम प्लेट फिर से ब्रोकन हो गया। यामागामी सोचता है कि सुपरनैचुरल स्पिरिट इन स्ट्रेंज नेम प्लेट इंसिडेंट्स के पीछे हो सकता है, तो मिनाटो अपने घर में रहने वाले यंग स्पिरिट वॉशी को याद करता है। यामागामी एक्सप्लेन करता है कि मिनाटो के नेम प्लेट्स में स्पिरिट वार्डिंग पावर एक्सपायर हो चुकी होगी, तो उसके घर का पीसफुल स्पिरिट उन्हें ब्रेक करता है रिमाइंडर के रूप में कि उन्हें रिप्लेस करो। यह सुनकर मिनाटो याद करता है कि बचपन में नेम प्लेट्स कितनी बार ब्रोकन हुए थे, तो वह यामागामी की एक्सप्लेनेशन से एग्री करता है। उसके बाद अपनी मॉम के लिए न्यू नेम प्लेट बनाता है। मिनाटो सोचता है कि क्या वह उन्हें इंप्रूव कर सकता है। यामागामी सोचता है कि वह अपने स्पिरिट वार्डिंग पावर्स को अपग्रेड कर सकता है ताकि अगली बार वह स्ट्रॉन्गर नेम प्लेट्स भेज सके जो काफी लंबे समय तक चले। मिनाटो सोचता है कि पावर कैसे बढ़ाए, तो यामागामी उठकर ट्रेनिंग शुरू करता है। वह एक स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है जो सरप्राइज्ड मिनाटो को ट्रीज से भरे फॉरेस्ट में ले जाता है। यामागामी उसे कहता है कि अपनी विंड मैजिक की फुल पावर यूज करो, लेकिन मिनाटो को खूबसूरत ट्रीज को डैमेज करने का बुरा लगता है। यामागामी एक्सप्लेन करता है कि ट्रीज सब फेक हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने में फ्री फील करो। उसकी रिएश्योरेंस के साथ मिनाटो आखिरकार फुल स्ट्रेंथ यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर घर के बाहर किरिन मिनाटो के लिए दुरियन गिफ्ट लेकर वापस आ जाता है। वह फाउल स्मेलिंग फ्रूट को जमीन पर छोड़ देता है, तो दोनों रेकी और ओरू उसे स्मेली ट्रैश पीछे छोड़ने के लिए चिल्लाने लगते हैं। किरिन ऑफेंडेड हो जाता है कि उन्होंने उसके प्रेशियस गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वह अनरिलेक्टेंटली मेंशन छोड़ देता है। फॉरेस्ट में वापस यामागामी देखता है कि मिनाटो हाथ आगे करके कंसंट्रेट कर रहा है। इस बार वह एक पावरफुल विंड रिलीज करता है जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज को भी हिला देता है, लेकिन अचानक उसका शरीर जवाब दे जाता है और वह सारे स्ट्रेन से कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद वह घर में जागता है और यामागामी एक्सप्लेन करता है कि उसका बॉडी अपने फुल पावर को हैंडल नहीं कर पाया। तब से मिनाटो यामागामी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि अपनी विंड मैजिक और स्टेमिना को स्ट्रेंथन कर सके। एक बार उसकी पावर स्ट्रॉन्गर हो जाने पर वह अपनी मॉम के लिए एक्स्ट्रा स्पिरिट वार्डिंग स्ट्रेंथ वाली न्यू नेम प्लेट बनाता है। जबकि मिनाटो गिफ्ट घर भेजने की तैयारी कर रहा है, हरामा कहीं और न्यू थ्रेट का सामना कर रहा है। एक डेंस श्राउडेड फॉरेस्ट में वह एक डार्क भारी मायास्मा से घिरे श्राइन से हॉरर में पीछे हट जाता है। कुछ दिनों बाद हीरो ने अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करके घर के बाहर की पत्तियों को वैक्यूम किया। यामागामी ने गौर किया कि विंड मैजिक पर उसका कंट्रोल काफी सुधर गया है, लेकिन हीरो को नहीं लगा कि वह फुजेन के मुकाबले कुछ खास है। हालांकि फुजेन ने खुद माना कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। उसे लगा कि जल्द ही हीरो इतना मजबूत हो जाएगा कि वह बवंडर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन के घरों को तबाह कर सके, लेकिन हीरो ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। फिर रान ने पूछा कि क्या हीरो को बिजली की शक्ति भी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। ऑफर ठुकराने के बाद हीरो ने देखा कि यामागामी के सेवक गायब हैं। बूढ़े भेड़िए ने बताया कि चूंकि उसके तीनों सेवक तब बेकार साबित हुए थे जब हीरो का पहाड़ पर बुरी आत्मा से सामना हुआ था, इसलिए उसने उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। इस बीच एक बड़े पेड़ के नीचे तीनों फेरेट्स खर्राटे ले रहे थे। वे मामूली ट्रेनिंग ड्रिल से ही थक चुके थे। कुछ समय बाद हीरो ने सबके खाने के लिए कुछ शकरकंद भूने। जब यामागामी और ओरियो आलू का आनंद ले रहे थे, तब हीरो ने रेकी को भी एक ड्रिंक दिया। फिर उसने फुजिन और रान से भी पूछा कि क्या वे शकरकंद खाना चाहेंगे। उन दोनों आत्माओं ने मना कर दिया और गर्व से दावा किया कि वे पलक झपकते ही अपने आलू खुद पका सकते हैं। दिखाने के लिए फुजिन ने कुछ कच्चे शकरकंद हवा में उड़ाए, जबकि रायन ने उन्हें पकाने के लिए अपनी बिजली से जलाया। हालांकि वे दोनों अपनी रचना पर गर्व कर रहे थे, लेकिन हीरो ने गौर किया कि उन्होंने स्वादिष्ट आलू को पूरी तरह से जला दिया था। अचानक एक अजीब लाल फल हीरो के पैर के पास लुढ़क कर आया। उसने फल को देखा और समझ गया कि किरण एक बार फिर एक अजीब तोहफे के साथ आया है। हीरो ने किरण को धन्यवाद दिया और उससे कुछ शकरकंद खाने को कहा, लेकिन वह बेचारा जीव डर गया कि कहीं हीरो उसे भी उसके हाथ वाले आलू की तरह जला तो नहीं देगा। डरे हुए किरण के भागने के बाद हीरो सोचने लगा कि उसे क्या पसंद है, और यामागामी से पता चला कि वह बियर पसंद करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हीरो बाहर गया और देखा कि हारा थका हारा खड़ा है। बोलने में असमर्थ वह थका हुआ आदमी हीरो की बाहों में गिर पड़ा। कुछ आराम और पानी के बाद हरामा में आखिरकार बात करने की ताकत आई। उसने गौर किया कि हीरो के घर के अंदर दबाव बढ़ गया है। हालांकि यह दबाव अंदर रहने वाले उन सभी अजीब जादुई जीवों की वजह से था, लेकिन हीरो ने ऐसा नाटक किया जैसे वह कुछ नहीं जानता। फिर हरामा ने बताया कि उसका सामना एक ऐसी बुरी आत्मा से हुआ है जिसे जापान के सभी एक्सोर्सिस्ट हरा नहीं पा रहे हैं। एक साथ लड़ने पर भी उन्होंने पाया कि वह आत्मा एक शापित गुड़िया से आई है जिसे शुद्धिकरण के लिए मंदिर लाया गया था। हालांकि उसे शुद्ध करने वाले पुजारी का निधन हो गया, जिसके बाद वह मंदिर एक प्रेतबाधित क्षेत्र बन गया। हरामा ने कहा कि यह बुरी आत्मा यामागामी जैसी ही कोई शक्तिशाली हस्ती हो सकती है, क्योंकि वह अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर एक कदम भी नहीं रख पाया। हीरो को आश्चर्य हुआ कि हरामा उसे उस बुरी आत्मा को हराने के लिए क्यों कह रहा है। हरामा ने समझाया कि वह प्रेतबाधित मंदिर हमारी दुनिया से बाहर एक स्पेशल स्पेस में मौजूद है।
हरामा अंदाजा लगा सकता था कि हीरो यामागामी जैसे रहस्यमयी जीवों को देख सकता है, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह उनकी शक्ति से उस मंदिर में प्रवेश कर सकता है। यह सुनकर कि हरामा उसकी शक्तियों का उपयोग करना चाहता है, यामागामी क्रोधित हो गया और उसने हरामा पर भारी दबाव डाल दिया। शुक्र है कि हरामा को ज्यादा सदमा पहुंचने से पहले ही तीनों फेरेट्स ने यामागामी से शांत होने को कहा। फिर हीरो ने यामागामी से पूछा कि क्या वह हरामा की मदद करने को तैयार है। गुस्से में लाल भेड़िया मदद के लिए राजी तो हुआ, लेकिन एक सख्त शर्त पर। शर्त यह थी कि हेरा उसे चावल के केक और बीन पेस्ट जैसी ढेर सारी प्रीमियम ट्रीट्स दिलाए। जब यामागामी को उसका मनपसंद खाना मिल गया तो हीरो ने पूछा कि क्या वह आखिरकार आत्मा को भगाने के लिए उसके साथ चलेगा। हालांकि उसे पता चला कि यामागामी केवल रिमोट सपोर्ट देगा। उसकी जगह उसके 3 सेवक हीरो के साथ जाएंगे ताकि वे अपनी ट्रेनिंग दिखा सकें और दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल सकें। अगले दिन हीरो तीनों फेरेट्स के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। विदा लेकर वे सब उस प्रेत बाधित मंदिर के लिए निकल पड़े। हीरो के निकलने से ठीक पहले यामागामी ने देखा कि कुसेनी नोई पेड़ की एक पत्ती उसकी शर्ट में उड़कर चली गई है। इसके बाद हीरो और फेरेट्स उस क्षेत्र की लंबी यात्रा पर निकल गए जहां वह मंदिर स्थित था। शहर में पहुंचते ही हीरो हरामा के बताए रास्तों पर चलकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। हालांकि रास्ते में फेरेट्स का ध्यान एक मिठाई की दुकान ने भटका दिया, इसलिए सब ताजा एप्पल पाई खाने के लिए रुक गए। जब वे तीनों लंच कर रहे थे, हीरो ने पास ही एक कौवे को उन पर चिल्लाते हुए देखा। एक फेरेट ने समझाया कि यह कौवा उन्हें रास्ता दिखा रहा है, इसलिए हीरो उसे फॉलो करने के लिए उठ खड़ा हुआ। कुछ देर चलने के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां काले कोहरे की वजह से भारी दबाव था। मंदिर पहुंचने के बाद हीरो मंदिर के गेट के ठीक सामने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। हीरो ने गौर किया कि सभी कौवे अंदर के भारी मियास्मा से बच रहे थे। फिर उसने हरामा को फोन करके बताया कि वह पहुंच गया है। हरामा, जो अपने साथियों के साथ मंदिर के पीछे के हिस्से में इंतजार कर रहा था, उसने पुष्टि की कि वह भी वहीं मौजूद है। जब उसका एक दोस्त अंदर जाने की कोशिश करता है तो वह हीरो को बताता है कि वे एक कदम भी करीब नहीं जा पा रहे हैं। हरामा ने हीरो को आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसने यह भी याद दिलाया कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह अपनी जान बचाकर भाग जाए। हीरो मान गया और गेट की ओर बढ़ा, लेकिन गेट ने उसके हाथ को एक जोरदार ताकत से पीछे धकेल दिया। अंदर घुसने में मदद करने के लिए तीनों फेरेट्स ने अपनी शक्तियों को मिलाया और गेट को एक जादुई पोर्टल में बदलने के लिए मजबूर किया। दरवाजा खुलने के साथ ही वे सब अंदर चले गए। जल्द ही वे मंदिर की मुख्य इमारत में पहुंचे, जहां फेरेट्स ने देखा कि अंदर ढेर सारी गुड़िया रखी हुई थीं। इससे पहले कि वे और करीब जाते, एक बुरी आत्मा की डरावनी फुफकार सुनाई दी। सभी फेरेट्स दुश्मन पर अपने दांत पीसने लगे, लेकिन उसने मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया और उन पर काले टेंटेकल्स से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से चौंक कर हीरो ने एक शॉपिंग लिस्ट का इस्तेमाल करके उन टेंटेकल्स को रोका और फेरेट्स की रक्षा की। उसे हराने के बाद ढेर सारी गुड़िया फर्श पर बेजान होकर गिर पड़ी। फिर घर से और भी गुड़िया बाहर आईं, तो फेरेट्स उनसे निपटने के लिए कूद पड़े। उन 3 गुड़ियों को हराने के बाद उत्सुकी कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया और उसका ध्यान इस पर नहीं गया कि उनमें से एक अभी भी हिल रही थी। उस गुड़िया ने उसे अचानक पकड़ लिया और उसे अपने बालों में फंसा लिया, लेकिन किस्मत से सिरी ने उन्हें काट दिया। उत्सुकी के बाल बचने के बाद सबने राहत की सांस ली। बदकिस्मती से वे आराम नहीं कर पाए, क्योंकि मंदिर से असली बॉस गुड़िया आखिरकार प्रकट हुई, जिसके शरीर पर बहुत सारा अंधेरा जमा था। वह गुड़िया हवा में उठी और जोर से चिल्लाई। गुड़िया की गुस्से वाली चीख की वजह से अंधेरा हीरो और बाकी सब पर हमला करने लगा, इसलिए वे एक बड़ी बैटल के लिए तैयार हो गए। हीरो ने ढेर सारे मेमोस निकाले और उन्हें हवा में उछालकर उस शैतानी गुड़िया की ओर उड़ा दिया। हालांकि यह गुड़िया बहुत शक्तिशाली थी और उसने उन जादुई तावीजों टैलिस्मन्स को ऐसे चीर दिया जैसे वे साधारण शॉपिंग लिस्ट हों। फिर उस गुड़िया ने फेरेट्स को दूर पटक दिया और अपना पूरा अटैक हीरो पर केंद्रित कर दिया। उसने उसे बालों की एक मोटी दीवार में फंसा लिया और पूरी ताकत से उसका गला घोंटने लगी। तो हीरो को लगा कि अब वह सीधा हेवन जाने वाला है। इसी समय यामागामी ने फेरेट्स के साथ अपने कनेक्शन के जरिए हीरो की हालत देख ली। अचानक उसकी आंखें शक्ति से चमक उठीं और तीनों फेरेट्स ने हीरो को आवाज दी। वे तीनों भी यामागामी जैसी ही रोशनी से चमकने लगे। फिर सफेद भेड़िया जोर से दहाड़ा और जल्द ही फेरेट्स ने भी वैसा ही किया। अपनी मिलीजुली शक्तियों से उन्होंने उस शैतानी गुड़िया को हरा दिया, जिसने हीरो को छोड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ी। जब फेरेट्स हीरो को देख रहे थे, तब उसने गुड़िया की जांच की और उसे दर्द में तड़पते हुए पाया। हीरो ने गुड़िया पर एक शब्द लिखा, जिससे आखिरकार उसके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकल गईं। हालांकि फेरेट्स ने गौर किया कि मंदिर में मंडराने वाले असली दानव को अभी तक भगाया नहीं गया है। जांच करने के लिए वे मुख्य इमारत में दाखिल हुए, जहां उन्हें एक रहस्यमयी ऑर्ब मिला, जिसे काली अशुद्धियों ने निगल लिया था। फेरेट्स ने समझाया कि इस ऑर्ब के अंदर एक शक्तिशाली जीव है, इसलिए जैसे ही हीरो इसे शुद्ध कर देगा, वे वहां से जाने के लिए आजाद होंगे। हीरो ने ऑर्ब के लिए नोट लिखने के लिए अपनी जेबों में हाथ डाला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई नोट नहीं बचा है। हालांकि उसे एक फालतू नोटबुक मिल गई और उसने ऑर्ब को शुद्ध करने के लिए उस पर ढेर सारे शब्द लिखे। बदकिस्मती से ऑर्ब बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वे शब्द उसे शुद्ध करने में नाकाम रहे। फेरेट्स ने सोचा कि क्या हीरो के पास लिखने के लिए कुछ और है, लेकिन इससे पहले कि वह चेक कर पाता, उनके आसपास की दुनिया ढहने लगी। घबराहट में सबको एहसास हुआ कि जादुई जगह अब ढहने ही वाली थी, क्योंकि उन्होंने वहां मंडराने वाली बुरी आत्माओं को नुकसान पहुंचाया था। डर के मारे एक फेरेट हीरो की शर्ट के अंदर छिप गया, जहां उसे कुसेनी नोई का एक छोटा पत्ता मिला।
उसने तुरंत वह पत्ता हीरो को दे दिया, जिसे लगा कि वे पवित्र कुसेनिनोई पेड़ की शक्ति से आखिरी आत्मा को हरा सकते हैं। अपनी बची कुची पूरी ताकत के साथ हीरो ने अपना खुद का सरनेम कुसेनिनोई उस पत्ते के शरीर पर लिख दिया। उसने उस बुरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस सबसे शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया और इस बार वह अंततः उस अजीब ऑर्ब से गायब हो गई। जैसे ही अशुद्धि खत्म हुई, हीरो ने उस शुद्ध ऑर्ब को लिया और फेरेट्स के साथ बाहर की ओर भागा। मंदिर के बाहर हराम ने देखा कि वह पूरी जगह ढह रही है। उसने हीरो की मदद के लिए अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन होरावा ने उसे रोक दिया क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता। अंदर हीरो और बाकी सभी मंदिर के मुख्य निकास द्वार की ओर भागे, लेकिन उनके आसपास की जगह बहुत ही तेज रफ्तार से ढह रही थी। जैसे ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने की जगह तक पहुंचने की कोशिश की, झटकों की वजह से एक विशाल पेड़ उखड़ गया। वह पेड़ सीधा हीरो की तरफ गिरने लगा, जिसने अंत करीब जानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक फुजिन और रान प्रकट हुए और उन्होंने उस पेड़ को काट दिया। फिर उन्होंने उस अजीब घर से एक शक्तिशाली हवा चलाई, जिसने पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हीरो और बाकी सबको बाहर की ओर धकेल दिया। इसके बाद वे सब फिर से असली दुनिया में जाग गए। फेरेट्स हैरान थे कि उन्हें किसने बचाया, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा नहीं था। तभी फुजेन और राउन दोनों सामने आए और उन दोनों आत्माओं ने हीरो को उनकी मदद की जरूरत पड़ने पर चिढ़ाया। उसने उन्हें परेशानी में डालने के लिए माफी मांगी। कुछ समय बाद हराम ने हीरो को उसकी इतनी बड़ी मदद के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। हीरो ने उसे पूरे गैंग के साथ घर के अंदर बारबेक्यू के लिए बुलाया, लेकिन हयामा ने मना कर दिया क्योंकि वह व्यस्त था। जाने से पहले उसने हीरो को प्रीमियम ट्रीट्स का एक और बैग दिया, जिसे हीरो ने अंदर बारबेक्यू खा रहे सभी लोगों को दे दिया। जबकि बाकी सब स्वादिष्ट दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे थे, हीरो ने फुइगेन और रायन को कुछ ड्रिंक्स दिए जो उसके बाथ में आराम कर रहे थे। उसके पीछे से किरण ने भी अपना सिर बाहर निकाला तो हीरो ने उसे भी एक ड्रिंक दिया। खुश होकर किरण ने उसे बदले में एक और डुरियन फल दिया, लेकिन रेकी अचानक कहीं से आ गया और उस बदबूदार फल को फेंक दिया। वे दोनों फल के स्वाद को लेकर आपस में बहस करने लगे। तभी ओरियो बीच में कूद पड़ा और रेकी का साथ देने लगा। जब तीनों आत्माएं बहस कर ही रही थीं, तब फेरेट्स ने हीरो को उसका अजीब ऑर्ब देखने के लिए बुलाया। जैसे ही हीरो ने देखा, वह ऑर्ब चमकने लगा और एक छोटे चूजे में बदल गया। यामागामी ने बताया कि इस चूजे को होलो कहा जाता है और यह रेकी और अन्य भाग्यशाली आत्माओं का आखिरी सदस्य है। हीरो ने नन्हे होलो का अपने घर में स्वागत किया और चूजे ने अपने पंख ऐसे फैलाए जैसे वह पहले से ही अपने घर पर हो। कुछ डेज बाद यामागामी हीरो के घर फ्रूट बंस एंजॉय करते हुए रिलैक्स कर रहा था। दोनों रिलैक्स करते हुए हो बर्ड को दूसरे बर्ड्स को सिंगिंग सिखाते देख रहे थे। बर्ड्स क्यूट किड्स की तरह खेल रहे थे, लेकिन हो अपने स्टूडेंट्स को सीरियस पॉइंटर्स दे रहा था ताकि उनकी सिंगिंग टेक्निक बेहतर हो। ज्यादातर बर्ड्स ने ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, लेकिन एक बर्ड शर्मीला था और उसका परफॉर्मेंस पूरी तरह मैस हो गया। इससे हो गुस्सा हो गया, लेकिन फिर ग्रेशियसली दूसरा सॉन्ग गाकर उसे सिखाने लगा। ये सीन देखकर यामागामी और हीरो मुस्कुराए। उन्हें खुशी हुई कि उनके फ्रेंड्स आसपास इतने पॉपुलर हो गए हैं। ओरियो, रेकी और किरण पीसफुल गार्डन में रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि स्काई में स्ट्रेंज पोर्टल खुल गया है। दूसरी तरफ हर्मा इन्फेक्टेड एरिया में इवल स्पिरिट से बैटल कर रहा था। एक को डिफीट करने के बाद उसने अपने पार्टनर कात्सुरागी से पूछा कि एरिया क्लियर हो गया है क्या। कात्सुरागी ने बताया कि अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि स्पेशल फेस्टिवल की वजह से इवल स्पिरिट्स की संख्या बढ़ गई है। हरामा माना इस्तेमाल करके थक गया था। कात्सुरागी ने अपने शार्क और पेंगुइन स्पिरिट से कवर किया और कुछ और इवल स्पिरिट्स को डिवावर कर दिया। स्पिरिट्स को डिफीट करने के बाद कात्सुरागी रिलैक्स हो गया। हरामा को अनदर इवल स्पिरिट अटैक की नोटिफिकेशन मिली और वो इन्वेस्टिगेट करने चला गया। टाउन में हीरो शॉप से स्वीट्स खरीदकर बाहर आया। उसे देखकर स्ट्रीट के लोग बातें करने लगे जैसे वो कोई बर्ड विस्परर हो। हीरो कंफ्यूज्ड हो गया। तभी अलग अलग बर्ड्स फ्लॉक करने लगे अपने सुपरस्टार हो से मिलने। हीरो उनकी विस्परिंग इग्नोर करके चलता रहा। फिर उसे अपना गार्डनर मिला जिसने अपना 25th स्टैच्यू पूरा कर लिया था। हीरो ने उसकी वर्क की तारीफ की। गार्डनर ने बताया कि हीरो के घर आने से उसे ज्यादा एनर्जी मिल गई है। फिर अचानक सब तरफ बर्ड्स देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। हीरो वहां से भाग गया ताकि सस्पेशन न हो। घर पहुंचकर यामागामी के फेमिलियर्स ने उसे बताया कि एवरीवेयर स्ट्रेंज पोर्टल्स खुल रहे हैं। यामागामी ने कहा, पैनिक मत करो। वो जानता था कि उसके मिनियंस अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। यामागामी स्काई में जंप करके रोग डोमेन्स को हैंडल करने चला गया। जैसे ही हीरो घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि सारे बर्ड्स चले गए हैं। तभी फुजिन और रॉन प्रकट हुए और कहा, जल्दी घर जाओ। हीरो ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि लेटली इविल स्पिरिट्स रैम्पेंट हो गए हैं। साथ ही कई अबैंडन्ड डिवाइन रेल्म्स रैंडमली पॉप अप हो रहे हैं जो ह्यूमंस के लिए सीरियस डेंजर हैं। बात करते हुए उनके ऊपर स्काई में एक डोमेन प्रकट हो गया। रैन ने उसे जैप करके डिस्ट्रॉय कर दिया। फुजिन ने समझाया कि डिवाइन रेल्म्स स्काई, ग्राउंड या वाटर कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं। उन्होंने हीरो को डोमेन्स के आसपास एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की वार्निंग दी। हीरो ने पूछा क्यों। उन्होंने बताया कि हीरो पहले से ही मिथिकल क्रीचर्स के बहुत करीब है, इसलिए डेंजरस डोमेन्स हीरो की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हीरो खुद डिवाइन डोमेन में रहता है और यामागामी के हॉट स्प्रिंग एंजॉय करता है। अगर रोग डोमेन में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। जाने से पहले स्पिरिट्स ने बताया कि यामागामी पर्सनली अबैंडन्ड डिवाइन रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करने में लगा है।
बाहर यामागामी डिवाइन डोमेन्स को ट्रैक कर रहा था। उसे पता चला कि अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने फेमिलियर्स के साथ स्प्लिट करके ज्यादा ग्राउंड कवर किया। टाउन में हीरो को एक अबैंडन्ड श्राइन मिला। अननोन वॉइस ने उसे स्टॉप करने को कहा, लेकिन हीरो ने सोचा हो ने कहा होगा। हो ने कहा, उसने कुछ नहीं कहा। हीरो ने वार्निंग इग्नोर करके श्राइन के करीब गया। अचानक पोर्टल खुल गया और उसे अंदर खींचने लगा। हीरो रेजिस्ट नहीं कर पाया, लेकिन हो ने प्रोटेक्ट करने के लिए जंप कर लिया। रेड चिकन सडनली मजेस्टिक फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और पोर्टल की तरफ स्क्रीच किया, लेकिन हो ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेन नहीं कर पाया। वो फिर चिकन बन गया और हीरो के साथ पोर्टल में सक्ट हो गया। उसी समय यामागामी को हीरो की प्रेजेंस गायब होने का पता चला। कुछ मिनट्स बाद हीरो नई रेल्म में जागा, लेकिन फॉरेन रेल्म की एनर्जी से उसे सिकनेस हो रही थी। वो एग्जिट ढूंढने लगा। रास्ते में उसे वुडन क्रेट्स मिले। हीरो को यामागामी की एडवाइस याद आई कि डिवाइन डोमेन अपने क्रिएटर की साइकी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर डोमेन स्पेशल साइंस दिखाने लगे तो मतलब क्रिएटर कंफर्टेबल फील कर रहा है। रास्ते पर चलते हुए हीरो को स्मॉल क्रेविस मिला। वो क्रेविस में घुसा तो एटमॉस्फेयर पीसफुल से क्रीपी हो गया। डार्क केव की गहराई में हीरो ने एक वुमन को पेन में सोते हुए देखा। उसे समझ आ गया कि ये डोमेन की क्रिएटर है। सडनली वुमन उठी और स्टफी एयर की शिकायत करने लगी। उसे पता था कि घर को एयर आउट करना चाहिए, लेकिन वो लेजी थी और उठकर क्लीन करने का मन नहीं कर रहा था। हीरो ने पूछा, क्या वो क्रिएटर है? वुमन ने हाँ कहा। वो हैरान थी कि हीरो इतने पावरफुल क्रीचर के साथ क्यों आया है। वुमन ने कहा उसने हीरो को समन नहीं किया। हीरो ने बताया कि वो रैंडमली उसके डोमेन में सक्ट हो गया। वुमन ने कहा उसने डोमेन का एंट्रेंस नहीं खोला। हीरो ने बताया कि उसके वर्ल्ड में प्लेंटी अबैंडन्ड डिवाइन डोमेन्स खुल रहे हैं। वुमन घर में लिविंग थी। वो सोचने लगी कि हीरो को कैसे पता चला। फिर सोचा कि शायद उसकी सील की पावर वीकन हो गई है। हीरो ने बताया कि उसका श्राइन कंप्लीटली डिक्रेपिट था। वुमन ने उदासी से साई किया। फिर वुमन ने हीरो की पावर सेंस की और पूछा, क्या वो फ्यूजन की विंड पावर्स यूज कर सकता है? हीरो सरप्राइज था कि वुमन को कैसे पता। गॉडेस को आश्चर्य हुआ कि इतने रिजर्व्ड फ्यूजन ने अपना पावर ह्यूमन को दे दिया। वुमन मुस्कुराई और हीरो से कहा कि विंड पावर से केव को वेंटिलेट कर दो। हीरो कंफ्यूज्ड था। वुमन ने समझाया कि अंदर विंड ब्लो करके एयर फ्रेश कर दो। हीरो ने हेल्प करने को कहा, लेकिन पूछा आखिरी बार कब वेंटिलेटेड किया था? गॉडेस ने सोचकर बताया कि लास्ट टाइम केव को एयर्ड आउट 1000 ईयर्स पहले किया था। हीरो इस डिवाइन बेसमेंट ड्वेलर को देखकर शॉक्ड था, लेकिन कुछ कमेंट नहीं किया। वुमन फिर लेट गई और बोली, सब हैंडल कर लो। हीरो ने पूछा, क्लीन करने के बाद क्या वो उसे जाने देगी? वुमन ने अग्री किया, लेकिन ऑफेंडेड हो गई कि हीरो ने पूछा। वो सोच रही थी कि हीरो उसे नॉन सीरियस पर्सन समझता है। हीरो ने केव की ऑफुल स्टेट की तरफ इशारा किया। वुमन ने फिंगर से पोर्टल खोल दिया और बोली, पुराने वुडन क्रेट्स को पोर्टल में फेंक दो। हीरो ने अग्री किया। उसने क्रेट्स उठाए और विंड से पोर्टल में ब्लो कर दिया। वुमन ने हीरो की स्किल्स देखकर इंप्रेस हो गई। डोमेन के बाहर यामागामी के 3 फेरेट्स डिवाइन डोमेन्स को टेक डाउन कर रहे थे। कुछ और क्लियर करने के बाद यामागामी आया और अपडेट मांगा। फेरेट्स ने बताया कि एरिया के सारे डिवाइन डोमेन्स एलिमिनेट हो चुके हैं। यामागामी ने कहा, अब हीरो को सेव करने का टाइम है। फेरेट्स ने पूछा, हीरो के साथ क्या हुआ? यामागामी ने बताया, हीरो रैंडम डोमेन में ट्रैप्ड हो गया। हो के क्राई को याद करके फेरेट्स समझ गए कि हीरो को किडनैप कर लिया गया है। अचानक स्काई में फिर डिवाइन डोमेन्स अपीयर हुए। फूजिन और राजन रीइंफोर्समेंट के रूप में आए। यामागामी ने फेमिलियर्स को हीरो की मदद करने को भेजा। वे जाते ही यामागामी ने पावर बर्स्ट से रोर किया और नए डोमेन्स डिस्ट्रॉय कर दिए। स्पिरिट्स ने यामागामी की पावर की तारीफ की। वे पूछने लगे कि पीक स्ट्रेंथ पर क्या वो माउंटेन इरप्ट कर सकता है। यामागामी ने याद दिलाया कि लास्ट इरप्शन 500 ईयर्स पहले हुई थी। डोमेन के अंदर हीरो ने लेजी गॉडेस की केव क्लीन कर दी। डन होने पर उसने गॉडेस से पूछा, रूम ठीक लग रहा है क्या? गॉडेस ने आंखें खोली तो क्लीन देखकर सरप्राइज्ड हो गई। फिर भी बोली, एयर अभी थोड़ा स्टफी है। हीरो ने पॉकेट से कुछ लीव्स निकाले। गॉडेस ने पूछा, ये क्या हैं? हीरो ने बताया, ये गार्डन के सेक्रेड ट्री के लीव्स हैं। हीरो ने लीव्स को एयर में उड़ा दिया। वे तुरंत डार्क मियास्मा को क्लियर कर गए। गॉडेस फिर हीरो की एबिलिटी से इंप्रेस हो गई। हीरो ने बताया, कुसेनिनोई लीव्स में ग्रेट पावर है, इसलिए वो हर जगह ले जाता है। आखिर गॉडेस उठी और हीरो को थैंक्स किया जॉब वेल डन के लिए। उसने हीरो से कुछ और कुसेनिनोई लीव्स मांगे। हीरो ने एक दे दिया। गॉडेस ने लीव की फ्रेग्रेंस अप्रिशिएट की और थैंक्स में हीरो को अपनी पावर ग्रांट करने को कहा। उसने हीरो के हेड की तरफ पॉइंट किया और स्ट्रेंज पावर ट्रांसफर कर दी। हीरो ने पूछा, क्या किया? गॉडेस ने बताया कि सीलिंग पावर दी है। हीरो पूछने लगा, अब क्या सील कर सकता है? गॉडेस ने समझाया कि वो इनविजिबल थिंग्स सील कर सकता है। इमोशंस, रिग्रेट्स और सुपरनैचुरल पावर्स को किसी भी चीज में सील कर सकता है। हीरो को समझ आ गया कि गॉडेस के डोमेन में इतने क्रेट्स क्यों थे। उसने बताया, क्रेट्स में पीपल्स अनरिजॉल्व्ड ड्रीम्स, रिग्रेट्स, पावर्स और बर्डन्स थे। फिर बोली, क्रेट्स में सील करने की जरूरत नहीं, हीरो किसी भी चीज में सील कर सकता है। ये पावर यूज करना कंप्लीटली ऑप्शनल है। गॉडेस ने वार्निंग दी कि जब तक ट्रेनिंग नहीं कर लेगा
तब तक पावर राइट कंडीशंस में ही एक्टिवेट होगी। एक्सप्लेनेशन के बाद गॉडेस फिर सोने के लिए लेट गई। हीरो पैनिक हो गया और याद दिलाया कि अभी एग्जिट नहीं दिखाया, लेकिन गॉडेस पहले ही सो चुकी थी। हीरो ने सोचा वेक करे, लेकिन कर्टसी में डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। लकीली फेरेट्स ने डोमेन के अंदर पोर्टल खोल दिया। हीरो उनके साथ बाहर आ गया। बाहर हीरो ने थैंक्स किया लाइफ सेव करने के लिए। फेरेट्स ने सॉरी कहा कि लेट हो गए क्योंकि सिटी में दूसरे डिवाइन डोमेन्स हैंडल कर रहे थे। हीरो ने बताया कि डोमेन के अंदर वाले पर्सन से सीलिंग पावर मिली है। सीलिंग सुनकर फेरेट्स समझ गए कि डोमेन की ओनर अमितारासु है। हीरो शॉक्ड था क्योंकि अमितारासु बहुत फेमस डीटी है, लेकिन पर्सनली कंप्लीटली डिफरेंट लग रही थी। हीरो ने पूछा फेरेट्स को उसका लोकेशन कैसे मिला। उन्होंने बताया हो के क्राई से ट्रैक किया। हीरो ने मेंटल नोट किया फेदरी फ्रेंड को थैंक्स करने का। फेरेट्स ने कहा विंड स्पिरिट्स को भी थैंक्स करो। हीरो ने पूछा क्यों। उन्होंने बताया विंड स्पिरिट्स ने अमितारासु का डोमेन ढूंढने में मदद की। फिर पूछा क्या हीरो को सख्त होने से पहले कोई वॉइसेस सुनाई दी थी। हीरो को याद आया कि विंड स्पिरिट्स ने डेंजर की वार्निंग दी थी। फेरेट्स ने हीरो को कंसंट्रेट करके विंड स्पिरिट्स को सुनने को कहा। हीरो ने आंखें बंद की और फोकस किया। जल्दी ही जॉयस लिटिल वॉइसेस सुनाई देने लगी। अब विंड स्पिरिट्स को सुन पाने के बाद हीरो ने उन सबको थैंक्स किया लाइफ सेव करने के लिए। मीनवाइल दूसरी जगह हेरमा अबैंडन्ड एस्टेब्लिशमेंट के बाहर वेट कर रहा था। कत्सुरागी समय पर पहुंच गया। तभी कुछ अन्य एक्सोर्सिस्ट्स गुजर रहे थे। अन्य एक्सोर्सिस्ट्स ने बताया कि लोकेशन के सारे इविल स्पिरिट्स प्यूरिफाई कर दिए हैं। फिर पूछा हर्मा उनके रीजन में क्यों है, क्योंकि ऑफिशियल एक्सोर्सिस्ट्स के बीच अनस्पोकन रूल है कि अपनी जुरिस्डिक्शन में ही रहो। थ्रेट देने के बाद वे चले गए। कत्सुरागी ने हर्मा को बताया कि वे लेजी ग्रुप हैं जो नॉर्मल केसेस के लिए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीस चार्ज करते हैं। सीवोंग है वे ट्रबल में न पड़े। हर्मा चुप रहा। हीरो के घर में वो सब कंपेनियंस के लिए ट्रीट्स ले आया, लेकिन यामागामी को मिसिंग पाया। ढूंढने के बाद चारों तरफ देखते हुए मिनाटो को अचानक पता चलता है कि यामागामी अपने छोटे चीबी साइज में वापस से कुड़ गया है। यामागामी बताता है कि डोमेन्स को हराने में उसने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इसलिए मिनाटो उसे जल्दी से खाना खाकर अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर करने को कहता है। छोटे वुल्फ को खाते हुए देखकर मिनाटो सोचता है कि वो काफी क्यूट लग रहा है, लेकिन यामागामी मस्ती में उसे चेतावनी देता है कि उसके साथ खेलने की कोशिश मत करना। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहो।